बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में राजा और एक रानी थे। दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। राजा के राज्य में चारों तरफ खुशहाली थी। राजा अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था और धीरे धीरे समय बीत रहा था और राजा के दिन बड़े खुशी के साथ व्यतीत हो रहे थे। राजा की पत्नी समय रहते गर्भवती हुई और 9वें महीने में उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया। लेकिन बेटी के जन्म के पश्चात ही रानी की मृत्यु हो गई, जिससे राजा को बहुत सदमा लगा। राजा के मन में बैठ गया कि ये बेटी हुई है, इसी कारण रानी की मृत्यु हुई है। क्योंकि राजा रानी को बहुत प्रेम करता था, वो अपनी बेटी को बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था और ना ही उसकी तरफ देखता था। यह हमारे घर में कुलक्षणी हुई है, इसी के कारण मेरी रानी की मृत्यु हुई है। मेरी रानी मृत्यु को प्राप्त हुई है, इसलिए यह बेटी नहीं है, यह तो मेरे लिए कुलक्षणी पैदा हुई है। राजा को सबने बहुत समझाया कि देखो, जो होनी थी वो हो गई, क्योंकि रानी जो थी वो बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी, भगवान शिव की बहुत पूजा करती थी। लेकिन राजा ने अपनी बेटी को ही रानी की मृत्यु का जिम्मेदार मान लिया और अपनी बेटी से बहुत नफरत करने लगा। राजा को ना तो उसका राजकाज में काम में मन लगता और ना ही राजा किसी भी विषय में अपनी कोई राय देता था। ये देखकर मंत्री, घर, रिश्तेदार सबको चिंता होने लगी थी। अगर राजा इस तरीके से रहेंगे तो राज्य का क्या होगा? पड़ोसी राज्य के राजा वो आक्रमण कर देंगे। इस तरह तो हमारा राज्य, जो खुशहाल राज्य है, बिल्कुल मटिया मैट हो जाएगा, इसकी तरक्की रुक जाएगी। सबने राजा को खूब समझाया, लेकिन राजा के मन में रानी की यादें थी और वो निकल ही नहीं रही थी। राजा की अबोध सी पुत्री रोती रहती, लेकिन राजा उसे नजर भर के भी नहीं देखता। दासियां ही उस राजकुमारी का लालन पालन कर रही थी। राजा तो उसे कुलक्षणी कहता था और इसलिए उसका नाम कुलक्षणी पड़ गया। अब घर, रिश्तेदार और मंत्रियों ने सलाह की, महाराज, अगर ऐसे हुआ तो हमारे राज्य का तो विनाश हो जाएगा। क्यों ना आप दूसरा विवाह कर लें? राजा को मंत्रियों की सलाह सही लगी, क्योंकि रानी के गम को भुलाने के लिए जो ये भी जरूरी था, उस अबोध बच्ची के लिए भी माँ की जरूरत थी। दासियां कब तक उसका पालन पोषण करती, लेकिन जब दूसरी रानी आई तो वो भी उससे नफरत करने लगी। धीरे धीरे समय बीतने लगा। राजकुमारी अब 1 साल की हो गई और राजा तो उसे देखता ही नहीं था। राजा तो बस उससे नफरत करता और नफरत की नजरों से ही देखता था। इसका फायदा दूसरी रानी उठाती थी। अब दूसरी रानी पेट से हो गई, उसने भी एक कन्या को जन्म दिया। राजा बहुत खुश था। राजा ने खूब मिठाइयां बंटवा कर खूब अच्छे से उसका दूसरी राजकुमारी से हुई नामकरण संस्कार करवाया। उसका नाम राजा ने लक्ष्मी रखा और अब लक्ष्मी और कुलक्षणी दोनों ही साथ साथ पलने लगे। महाराज, दोनों बेटियां बड़ी हो गई हैं। इनके लिए कोई राजकुमार की तलाश करनी चाहिए। रानी, विवाह तो करना पड़ेगा और जितनी जल्दी हो जाए अच्छा है। इस कुलक्षणी का साया हमारे महल से हट जाए तो अच्छा ही रहेगा। कुलक्षणी बड़ी है, पहले उसकी शादी कर दीजिए। उसकी शादी क्या करनी है? जैसे वह है वैसा ही उसके लिए लड़का देख दिया जाएगा। उसके लिए तो कोई अंधा भिखमंगा लड़का ही सही रहेगा। वो कहाँ राजमहलों के लायक है, जहाँ भी जाएगी वहाँ का बेड़ा गड़क कर देगी। यहाँ तो अपनी माँ होते ही खा गई, वहाँ भी न जाने क्या करेगी। हमें क्या क्या सुनने को मिलेगा। रानी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। कुलक्षणी बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की थी, क्योंकि उसकी माँ भी धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वो भोले बाबा की बहुत पूजा पाठ किया करती थी और जो लक्ष्मी थी वो बड़े घमंड में रहती थी। राजा ने तुरंत ही अपने जो नाई और ब्राह्मण को बुलवाया और अपनी सभा में उन्हें कहा, कुलक्षणी के लिए एक अंधा वर देख कर आओ। अब नाई और ब्राह्मण कुलक्षणी के लिए वर की तलाश में चल दिए। धीरे धीरे चलते चलते बहुत दूर एक गांव में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक भिखारन थी, उसका एक बेटा था। दोनों माँ बेटे भीख मांग रहे थे। बेटा अंधा था,
घर के नाम पर एक कूस की जो टूटी फूटी सी झोपड़ी थी। नाई और ब्राह्मण उसे देखकर खुश हो गए, क्योंकि उन्हें कई दिन हो गए थे, काफी समय लग गया था। जैसा वर राजा ने बोला था वैसा ढूंढने के लिए आज उनकी नजरों के सामने ऐसा ही वर था। नाई और ब्राह्मण वो उस भिखारन के पास गए और उससे कहने लगे, माई, हम तेरे बेटे के लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता लाए हैं। अरे क्यों भैया, मुझ भिखारन का मजाक उड़ा रहे हो? अरे भला मेरे अंधे बेटे से कौन विवाह करेगा? अरे माई, हम तुम्हारे बेटे के लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता लाए हैं, और वो भी राजमहल से लाए हैं। ये सुनकर तो भिखारन को विश्वास ही नहीं हुआ। वो तो तुरंत राजी हो गई। अरे राजमहल से बहू आएगी, चाहे वो कुछ भी न लाए, कैसी भी हो, लेकिन राजमहल से तो नाता जुड़ ही जाएगा। उसके साथ कुलक्षणी का रिश्ता तय करके नाई और ब्राह्मण अपने राज्य लौट आए और उन्होंने आकर राजा को सारी बात बताई। फिर राजा ने कहा, ठीक है, जैसा लड़का चाहिए था वैसा मिल गया। और राजा ने जो कुलक्षणी का विवाह उस अंधे भिखारी के साथ कर दिया। दान दहेज के नाम पर उसे कुछ भी नहीं दिया। कुलक्षणी वहां से विदा होकर अपने ससुराल आई तो देखा वहां एक टूटी फूटी झोपड़ी है, बैठने के लिए भी सही जगह नहीं। आके भगवान से कहने लगी, हे भगवान, हे शंकर भोले, क्या मेरी कैसी परीक्षा ले रहे हो? मेरे ही पति मिले, वह भी अंधा। कम से कम मेरी जीवन साथी अच्छा होता तो हम दोनों कुछ कमा कर लेते, लेकिन जो मेरे पति है वही मेरे लिए परमेश्वर है। अब मुझे जिस भी रूप में मिले हैं, मैं हमेशा इसका साथ निभाऊंगी। उसकी सास और उसका पति भीख मांगते थे। जो 2-4 पैसे होते थे उन्हीं से घर का खाना बनता था। कितनी बार तो उन्हें भूखा ही सोना पड़ता था, लेकिन कुलक्षणी ने जो भी पैसे मिले उसने उससे खाना बनाया, अपनी सासू माँ और अपने अंधे पति को खाना खिलाया। जो बाद में बचा पीछे वो ग्रहण कर लिया और भोले बाबा की मर्जी मानकर उनके साथ बड़े प्रेम से रहने लगी। अपने साथ अपने पति की सेवा करने लगी और उसने उन्हीं में सुख तलाशने की कोशिश की। राजा साहब, कुलक्षणी का तो विवाह हो गया, उससे तो हमें छुटकारा मिल गया, लेकिन हमारी लक्ष्मी बिटिया के लिए भी कोई अच्छा सा वर ढूंढ दीजिए। राजा ने अपनी नाई और ब्राह्मण को बुलवाया और कहा, एक बहुत ही सुंदर और अच्छे राज्य का राजकुमार तलाश करो हमारी लक्ष्मी बेटियों के लिए। जो आज्ञा महाराज। नाई और ब्राह्मण वो लक्ष्मी के लिए वर ढूंढने चल दिए और एक चक्रवर्ती राजा के यहाँ पहुंचे। और लक्ष्मी क्योंकि दिखने में सुंदर भी थी और वहाँ पर जो राजकुमार था वो एक ही था और वो भी चक्रवर्ती सम्राट बनने वाला था, इसलिए उन्होंने वहाँ पर लक्ष्मी का रिश्ता तय कर दिया। समय से बारात आई, राजा ने खूब दान दहेज दिया, लक्ष्मी को बड़े शानो शौकत के साथ विदा किया। कुलक्षणी उधर अपने जैसे तैसे दिन काट रही थी और लक्ष्मी तो ऐशो आराम से आई थी और रानी ही बनकर ही रही। एक दिन कुलक्षणी की सासू माँ कुछ पैसे भीख मांग कर लाई तो कहने लगी, माँ जी, यह भीख मांगना हमें अच्छा नहीं लगता। इससे अच्छा है कि हम कोई काम कर ले। अरे बेटी, तू तो मेरे घर की लक्ष्मी है, तू जो कहेगी मैं मान लूंगी। माँ जी, इन पैसों से मैं कुछ खरबूजे खरीद कर लाती हूँ। गर्मियों का समय है, खरबूज और तरबूज इस मौसम में बहुत बिकते हैं। मैं उन्हें बेचूंगी, कम से कम हम अपने आत्मसम्मान से तो रहेंगे। आप भीख लेने जाती हो, 10 लोग आपको ठुकराते हैं, कोई एक तो तरस खाकर भीख देता है। मुझसे यह देखा नहीं जाता है कि लोग आपका अपमान करें, इसलिए आज से आप घर पर रहिए और मैं यह तरकारी भाजी बेचने जाया करूंगी। बेटी, तू नहीं है, कहाँ जाएगी? माँ जी, आप घर में रहिए, मैं गांव-गांव घूमकर तरकारियाँ बेच लूंगी।
ठीक है, जैसे तुम कहो। अब उन पैसों के जो भी थे उसने एक डलिया ली और उसमें कुछ तरबूज और खरबूजे रख लिए, लेकर चल दी। जंगल के रास्ते पर एक मंदिर था। उसी मंदिर के सामने जाकर बैठ गई। हाथों ही हाथ कुलक्षणी के खरबूजे और तरबूज बिक गए और उसके पास सिर्फ 2 खरबूजे रह गए थे। उसी समय संयोग से माता पार्वती और महादेव जी उसी रास्ते से गुजर रहे थे। माता पार्वती कहने लगी, शंकर जी, खरबूजे की महक यहाँ तक आ रही है, मुझे तो खरबूजा खाना है। अरे पार्वती, तुम भी किस चक्कर में पड़ रही हो? चलो कैलाश चलते हैं। तुमने कहा था कि मुझे पृथ्वी पर भ्रमण करना है और मैं तुम्हें घुमाने के लिए ले आया, तो अब यह तुमने कौन सी रट लगा ली? महादेव, मुझे तो उस रास्ते से जाना है। देखिए, उधर खरबूजे की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। कैसे ताजी ताजी उसके पास खरबूजे हैं। वो तो आपकी भक्त है। उन्होंने बिल्कुल ऐसा ही भेष बनाया, फटे कटे कपड़े, चीथर बिल्कुल गंदे से। पार्वती, माया और भोले बाबा पहुंच गए कुलक्षणी के पास। कुलक्षणी के पास 2 खरबूजे थे। जाकर कहने लगी, बिटिया, हम भूखे हैं, क्या हमें कुछ खाने को खरबूजा मिलेगा? हाँ माँ, आप बैठो, इतनी गर्मी पड़ रही है। कुलक्षणी के पास थोड़ा पानी था। उसने भोले बाबा और मैया पार्वती के बने बूढ़े लोगों को पानी पिलाया, आराम से बिठाया और जो 2 खरबूजे उसके पास बचे हुए थे वो उन्हें खाने को दिए। तो पार्वती मैया कहने लगी, बिटिया, हमारे पास तो तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, हम कहाँ से पैसे देंगे? हमने तो खरबूजे खा लिए। कोई बात नहीं माँ, आज मैं तरबूजे बेचने आई थी और भोले बाबा की कृपा से मेरी सारी खरबूजे बिक गए। अब मेरे पास सिर्फ या 2 खरबूजे शेष बचे थे। अगर आप इन्हें लिए या भी मैं धर्म पूर्ण हूँ। आप तो बूढ़ी माँ है, मेरी कोई माँ नहीं है और आपने मुझसे इतना प्यार से बेटी कहा है। बेटी शब्द सुनने के लिए तो मैं तरस गई थी। कभी मेरे पिता ने भी मुझे बेटी का प्यार नहीं दिया। अच्छा बेटी, अब हम चलते हैं। और जाते जाते माता पार्वती भोले बाबा से कहने लगी, सुनिए, आपकी झोली में जो कुछ है तो इस बेचारी बिटिया को दे दीजिए, वो भभूति निकाल कर दे दीजिए। भोले बाबा के पास तो भांग, धतूरा, भभूति यही चीज होती है। भोले बाबा की झोली में माता पार्वती ने भभूति निकालकर कुलक्षणी को दे दी। कुलक्षणी बड़ी खुश हुई और उसने आंचल पसार कर वो भभूति ले ली और खुशी खुशी अपने घर चल दी। वो घर आकर अपनी सासू माँ से कहने लगी, माँ, आज एक बूढ़ी माँ और बूढ़े बाबा की सेवा करके मुझे बसीम आनंद मिला। और देखो माँ, आज की कमाई, आज मेरे सारे खरबूजे भी बिक गए। माँ, अब आपको कहीं भी भीख मांगने जाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम मेहनत से काम करेंगे और भोले बाबा की कृपा रही तो हम सम्मान की ज़िंदगी जिएंगे। हमें भीख नहीं मांगना। कुलक्षणी बेटा, मैं तो तुझ जैसी बहू पाकर निहाल हो गई। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे बेटे का विवाह भी होगा, लेकिन मुझे पता नहीं था मेरे बेटे के नसीब में इतनी संस्कारी बहू लिखी थी। मैं तो भगवान की बहुत ही ऋणी हूँ कि भगवान ने मेरे बेटे की किस्मत में तुम्हें लिख दिया। माँ, आज एक बूढ़े बाबा और बूढ़ी अम्मा आई थी। उन्होंने मुझे यह भभूति दी है, इसका मैं क्या करूँ? बेटा, अभी मेरे आने दे, जैसे ही बोलेगा वैसा ही करना। शाम को जब उसका पति आया तो वो कहने लगी, स्वामी, आज मुझे यह भभूति दी है एक बूढ़े बाबा और बूढ़ी माँ ने, इसका मैं क्या करूँ? एक काम करो, घर के चारों कोने में इसे बुरक दो और जो बचे उसे कुछ संदूक में रख दो और पूरे घर में इसे छिटका दो।
बाकी का जो हमारा तुलसी का गमला उसमें डाल दो। ठीक है। शाम होते ही कुलक्षणी ने चारों कोनों में उस भभूति को छिटक दिया और जो बची उसे तुलसी के गमले में रख दिया, कुछ संदूक में रख दी। रात को खाना बनाया, खाना खाकर अपनी सासू माँ को खिलाया और अपने पति को खिलाया, फिर खुद खा के घर की साफ सफाई करके सो गई। सुबह उठती तो क्या देखती है कि उसकी झोपड़ी की जगह तो बहुत सुंदर महल बन गया। हीरे मोती चमक रहे हैं, अन्न और धन से उसका घर भरा हुआ है। ये देखकर तो उसको बड़ा चंपा हुआ। वो दौड़ी दौड़ी अपने सास के पास पहुंची और कहने लगी, माँ जी उठिए, माँ जी उठिए, देखिए क्या चमत्कार हो गया। उसकी सासू माँ की आंख खुली तो उसने अपने घर को उसके पहचान में नहीं आ रहा था और वो कहने लगी, अरे कुलक्षणी, क्या हम तेरे मायके आ गए? आज तक तो तेरे पिता ने कभी मुड़कर देखा नहीं, लेकिन मैं सोई हुई थी तो मुझे यहाँ लेकर आ गई तू। नहीं माँ जी, यह मेरे पिता का घर नहीं, यह तो हमारा घर है। देखिए, शायद ये भोले बाबा की और माता पार्वती की अनुकंपा हुई है। उन्हीं की कृपा से हमारे भाग बदल गए हैं। देखो, शायद वे बूढ़े बाबा और बूढ़ी माँ कोई और नहीं, साक्षात भोले बाबा और माता पार्वती थे, जिनको मैं पहचान नहीं पाई। उसकी सासू माँ ने कुलक्षणी का धीरज बंधाया। तभी उसके पति की आंख खुली तो वो चिल्लाते हुए बोला, माँ देखो, मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है, अब मैं अंदर नहीं रहा। ये देखकर तो कुलक्षणी का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसकी पति की आंखें आ गईं और उसे क्या चाहिए था। अब उसका पति भी किसी राजा से कम नहीं था। जब इतनी बड़ी कृपा हुई है तो क्यों ना हम एक अच्छा सा भोले बाबा और माता पार्वती की शिव चर्चा करवाएं, जिससे कि लोगों को बुलवाएंगे, अपने नाते रिश्तेदारों को बुलवाएंगे और भंडारे कराएंगे। उसकी माँ कहने लगी, बेटी मेरे घर की तो तू लक्ष्मी है, जैसा तू करना चाहे वैसा कर। अब उसने अपने घर में एक कथा रखी। उसने सब रिश्तेदारों को न्योते भिजवाए, अपनी मायके में भिजवाए और अपनी बहन के घर भी भिजवाया। अब सब उसकी कथा में आए, लेकिन उसके पिता तो अपनी करनी पर बड़े शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उसके पिता और उसकी सौतेली माँ, उन दोनों को बड़ा अफसोस था, क्योंकि जब कुलक्षणी की और लक्ष्मी की शादी हो गई थी तभी उसके पिता कौड़ी हो गए थे और कौड़ी रोग ऐसा था कि उसे ठीक नहीं हो रहा था, जिससे उनका राजपाट भी धूमिल होता जा रहा था। तब उसकी बहन लक्ष्मी आई और उसने देखा, कहा तो मैं चक्रवर्ती सम्राट की रानी हूँ और मेरा पति इतना बड़े राज्य का मालिक है, लेकिन ये महल और उसके ठाट वाट ये तो मुझसे भी ज्यादा अच्छे हैं। वो कुलक्षणी से कहने लगी, कुलक्षणी ये सब तुझे कहाँ से मिला और कैसे मिला? कुलक्षणी ने सारी बातें अपनी बहन को बता दी। अब उसके मन में तो फिर से लालच समा गया। वो तो किसी भी कीमत पर कुलक्षणी को नीचा दिखाना चाहती थी। अब कुलक्षणी से पूछकर उसकी बहन ने कहा अपने पति से, देखो जी, मैं भी खरबूजे बेचने जाऊंगी। अरे लक्ष्मी, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? हमारे राज्य में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। अरे वह तो तेरी बहन इतनी गरीब थी, उसकी सच्ची श्रद्धा और भक्ति देखकर उस पर भगवान ने कृपा की है। तू क्यों जलन के मारे मरी जा रही है? तेरे पास किस चीज की कमी है? नहीं जी, मुझे तो खरबूजे बेचने जाना ही है। लक्ष्मी खरबूजे की एक डलिया लेकर बेचने के लिए मंदिर के पास बैठ गई। संयोग से उस दिन भी माता पार्वती और भोले बाबा आ रहे थे। खरबूजे बड़े ही ताजा ताजा थे। पार्वती मैया भोले बाबा से कहने लगी, देखिए जी, मुझे खरबूजे खाने का मन कर रहा है। भोले बाबा ने बहुत समझाया, लेकिन पार्वती जी तो मानी ही नहीं। उन्हें तो लक्ष्मी के खरबूजे पसंद आ रहे थे। उस दिन उसके पास एक खरबूजा भी नहीं बिका, तो वह पार्वती मैया से कहने लगी, बिटिया बहुत भूख लगी है, गर्मी के मारे दम निकल रहा है, बहुत ही प्यास भी लगी है, थोड़ा सा पानी पिला दे और हमें थोड़ा सा खरबूजा खाने के लिए दे दे। अरे हट, सुबह से अभी तक बोली भी नहीं हुई।
कहाँ से भिखारी चले आए मांगने के लिए। अब पार्वती मैया और भगवान शिव एक दूसरे की तरफ देखकर मन ही मन मुस्कुरा उठे, उधर ही बैठ गए। वो डंडी उठाकर कहने लगी, अरे परे हटो, कितने गंदे लोग हो, पीछे हटो, दिखाई नहीं देता। मैं तरबूज बेचने के लिए आई हूँ। अभी तक मेरा ये खरबूजा नहीं बिका। जब भगवान शंकर और माता पार्वती आएंगे तो मैं उन्हें क्या दूंगी, पीछे हटो। सुबह से शाम हो गई, एक भी खरबूजा नहीं बिका। फिर वो उठकर चलने लगी तो कहने लगी, अरे जा रही हूँ माँ जी, क्या तुम मुझे थोड़ी भभूति नहीं दोगे? कुलक्षणी को तो तुमने भभूति दी थी। अरे हाँ, इसे थोड़ी भभूति दे दीजिए। शंकर जी ने अपने झोले में हाथ डाला और लक्ष्मी को भभूति दे दी। लक्ष्मी लेकर उसे खुशी खुशी आ गई और अपने पति से कहने लगी, देखो जी, मैं भभूति लाई हूँ। उसने सारे घर में छिटक दी और खाना खा के सो गई। सुबह उठी तो क्या देखती है, उसके महल की जगह एक झोपड़ी बन गई और कीड़े मकोड़े भिनभिना रहे थे। अब तो लक्ष्मी मंड पकड़कर रोने लगी। हे भगवान, कुलक्षणी मेरे साथ क्या कर दिया? देखो लक्ष्मी, तुमने लालच में आकर सब कुछ किया। तुम्हारी बहन दिल की अच्छी थी, तुमने उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। भगवान ने उसकी नियत, उसकी भक्ति देखकर उस पर कृपा करी, लेकिन तुम लालच में थी। तुम्हारे पास जो था उसे भी तुमने खो दिया। तुम्हारे पास जो था उसी में सवर करना चाहिए था। लक्ष्मी, अभी भी सुधर जाओ। उसके पति ने उसे खूब समझा। अरे इंद्री, काकी गिर गई, चलो जल्दी उठाओ। अरे भगवान, इसे क्या हुआ? इंद्री, उठो इंद्री। ना जाने हमारी ये पानी की तकलीफ कभी दूर होगी भी या नहीं। हम तो जब से पैदा हुए हैं पानी की एक एक घूंट को तरसते हैं। भगवान, हम पर दया कर। आप सभी ने ये कहानी तो 1000 बार सुनी होगी कि कुआं खोदते वक्त जमीन के नीचे से खजाना मिल गया। लेकिन रामपुर गांव के लोगों के लिए सबसे बड़ा खजाना कौन सा है? पानी। हाँ, पानी। और यही खजाना हम कैसे हासिल कर सकते हैं, यही बताने के लिए आज हम सब यहाँ आपके सामने हाजिर हुए हैं। अब तक कुल 22 गांवों में हमने ये सफलता पाई है। उनमें से 10-12 गांव तो ऐसे हैं जो अपने आसपास के गांवों को भी पानी देते हैं। सालों साल उन गांवों में पानी बना रहता है। अब आप सभी गांव वालों को भी यह खजाना पाने के लिए मेहनत करनी होगी। तो क्या आप सब तैयार हैं? अरे भाई, बस करो, हमें पानी की बातें सुना रहे हो, जबकि तुम्हारे अपने गांव में ही पानी नहीं है। पहले अपने गांव में तो पानी का इंतजाम कर लो, फिर आकर हमें भी उम्मीद देना। ये कहानी है एक ऐसे गांव की जहां पानी एक सपना बन चुका है। सदियों से यहाँ के लोग मीलों का सफर तय करके अपनी जरूरत का पानी लाते हैं। न यहाँ कोई कुआं है, न नदी, न तालाब, बस प्यास है और इंतजार। हर सुबह औरतें घड़े उठाकर निकलती हैं और मीलों का फासला तय करती हैं, सिर्फ कुछ घूंट पानी के लिए। यह वही गांव है जहां बारिश की हर बूंद को बरकत माना जाता है, जहां पानी के लिए दुआएं मांगी जाती है और हर दिल में एक ही सवाल गूंजता है, क्या कभी इस गांव में भी पानी आएगा? यह है राजू। इसका रिश्ता हमारी सुवर्णा के लिए आया है। लड़का बहुत अच्छा है, मेहनती है और पढ़ा लिखा भी है। इसके भाई भी पढ़े लिखे हैं। इतना पढ़ा लिखा तो हमारे पूरे गांव में कोई नहीं। अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। नहीं, जब हमारे जमाई राजा खुद ही लड़का लेकर आए हैं तो पूछना क्या है? गांव में इनकी बहुत इज्जत है। पूरे गांव में सिर्फ इनका ही घर है जो पढ़ा लिखा है। यह हमारी बेटी सुवर्णा भी आ गई, देख लीजिए। हमारी बेटी बहुत प्यारी है। वह 12वीं पास है और कृषि का डिप्लोमा कर रही है। अगर आप बेटी से कुछ पूछना चाहें तो बेझिझक पूछिए। राजू बेटा, लड़की पसंद है? कहो, शर्माओ ना। जी, पसंद है। तो राजू, क्या सोचा है? आगे क्या करना है? तुम्हारे पास तो कोई काम ही नहीं है। रिश्ता भी देख लिया है। अब भाई, नौकरी करनी है। सोशल वर्कर का जो डिप्लोमा किया है उसकी नौकरी की तलाश करूंगा। राजू और उसका भाई बात कर रहे थे कि रिश्ता करवाने वाला वहां आ गया और आकर कहने लगा, राजू, मुझे माफ करना।
लड़की वालों ने रिश्ता करने से इनकार कर दिया। जब उन्हें पता चला कि तुम रामपुर गांव से हो तो वे रिश्ता करने से मुकर गए। राजू के भाई ने कहा, अरे तो आपको उन्हें पहले ही बता देना चाहिए था ना। नहीं, वो जरा गड़बड़ हो गई थी, इसीलिए तो उन्होंने लड़की दिखाई, वरना उन्होंने तो लड़की देखने भी नहीं देनी थी। आप फिक्र मत कीजिए, हम राजू के लिए कोई और लड़की देख लेंगे। वैसे भी हमारे गांव में तो आपको पता ही है, इससे भी ज्यादा उम्र के लड़के बिना शादी के हैं। राजू ये सुनकर बहुत उदास हो गया और उठकर बाहर की ओर चला गया। राजू को उस लड़की से प्यार हो गया था। वह मन ही मन उसे अपनी जीवन संगिनी बनाने के सपने देख रहा था। जब उसने ये बात सुनी तो उसका दिल टूट गया और वह चुपचाप उदास हो गया। कुछ देर बाद उसका एक दोस्त उसके पास आया और कहने लगा, अरे कौन से माँ बाप चाहेंगे कि उनकी बेटी रोज 3 किलोमीटर चलकर पानी लाए? तुम इतना मत सोचो, वो लोग तो रामपुर गांव में लड़की देना ही नहीं चाहते। एक काम करो, गांव छोड़ो और मेरे साथ शहर चलो, वहां कोई काम भी ढूंढ लेंगे, तब तक उन्हें रोक कर रखते हैं। राजू को उसकी बात सही तो लगी, लेकिन राजू गांव छोड़कर जाना नहीं चाहता था। वह मन ही मन सोचने लगा, सुवर्णा के माता पिता ने सिर्फ इसलिए रिश्ता ठुकरा दिया क्योंकि रामपुर गांव में पानी नहीं है। अगर गांव में पानी आ जाए तो वे सुवर्णा की शादी मुझसे कर देंगे। अब मुझे कुछ न कुछ करके गांव में पानी लाना ही होगा। अगले दिन सुबह होते ही राजू गांव की कुछ औरतों के पास चला गया और जाकर उन्हें कहने लगा, चाची, मुझे गांव में पानी लाना है। इसके लिए पूरे गांव का साथ चाहिए। आखिर कब तक हम बिना पानी के गुजारा करेंगे? अब मुझसे और नहीं देखा जाता। मैं चाहता हूं कि हमारे गांव में भी पानी हो। अच्छा, तो ये सब कुछ हमें क्यों बता रहा है? हम तो औरतें हैं, हम तेरा कितना साथ देंगी। गांव के मर्दों के साथ मिलकर पानी का इंतजाम कर। पानी सिर्फ मर्दों की समस्या नहीं है, पूरे गांव को पानी की जरूरत है। अगर गांव की औरतें खड़ी हो जाई तो पूरा गांव जाग जाएगा। आप सब मेरे साथ आइए, हम सब मिलकर आवाज उठाएंगे और तभी हमारे गांव में भी पानी आएगा। जैसे तैसे राजू ने गांव की औरतों को अपने साथ चलने के लिए राजी कर लिया। कुछ देर बाद राजू सुवर्णा से बात करने के लिए उसके पास गया। सुवर्णा एक कॉलेज की छात्रा थी और रोज अपने घर से कॉलेज जाया करती थी। रास्ते में राजू और सुवर्णा की मुलाकात हुई। राजू ने सुवर्णा से कहा, सुवर्णा, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मैं गांव वालों को साथ मिलाकर गांव में पानी लाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे यकीन है कि मैं हमारे घर के दरवाजे तक पानी ले आऊंगा, लेकिन सिर्फ अपने लिए नहीं। जब तक गांव के हर घर तक पानी नहीं पहुंचा देता, तब तक शादी नहीं करूंगा। क्या आप तब तक मेरा इंतजार करोगी? सुवर्णा ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप वहां से चली गई। अब वो भी राजू को चाहने लगी थी। राजू ने एक ऐसा चैलेंज ले लिया जो कि नामुमकिन के बराबर था, क्योंकि सदियों से इस गांव में पानी नहीं आया था और न ही कभी किसी ने इस गांव में पानी लाने की कोशिश की। अब देखना यह है कि क्या राजू इस मिशन में कामयाब होता है या नहीं। हमारे साथ जुड़े रहिए और जानिए आगे क्या होता है। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कहानी को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर करें। शुक्रिया। चाचा, आप हमारे गांव के बुजुर्ग हैं। आपको तो अच्छी तरह पता है कि हमारा गांव पानी की कमी की वजह से कितनी मुश्किलों का सामना करता है। हमारे गांव की औरतों को रोज 3 किलोमीटर दूर जाकर पानी लाना पड़ता है, और वो भी सिर्फ जरूरतें पूरी करने के लिए। चाचा, मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर अपने गांव में पानी लाने की कोशिश करें। इस नेक काम के लिए आपको मेरा साथ देना होगा। राजू बेटा, मैं तो जरूर तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन अब मेरी बात ज्यादा लोग नहीं सुनते। तुम्हें गांव के सरपंच से बात करनी चाहिए। अगर वो तुम्हारी बात मान गया और तुम्हारा साथ दिया तो यकीन मानो पूरा गांव तुम्हारे साथ खड़ा हो जाएगा। चाचा की बात सुनकर राजू गांव के सरपंच के पास चला गया। सरपंच जी, मैं आपके पास गांव के एक बहुत बड़े मसले के ऊपर बात करने के लिए आया हूं। मुझे उम्मीद है
कि आप मेरी बात जरूर सुनेंगे। हाँ राजू, बोलो क्या बात है, मैं सुन रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारे गांव में भी पानी हो, हमारी औरतों को दूर दराज जाकर पानी नहीं लाना पड़े। इसके लिए जो भी करना पड़े हमें करना चाहिए। अगर पूरा गांव मिलकर एक कुआं खोदे तो क्या पता जमीन से पानी निकल आए। अरे राजू, कौन सी बातें करते हो, कौन इतनी मेहनत करेगा? और वैसे भी पहले भी गांव के लोगों ने एक बार कुआं खोदा था, लेकिन उसमें से पानी नहीं निकला, और तब से लोगों का कुएं पर से विश्वास उठ चुका है। कोई भी तुम्हारा साथ नहीं देगा। सरपंच की बात सुनकर राजू बहुत मायूस हुआ और जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। ऐसे कैसे गांव में पानी आएगा जब तक कि गांव के लोग ही मेरे साथ न चलेंगे? कुछ न कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि गांव के लोगों के अंदर भी जज्बा आए और वे मेरे साथ पानी ढूंढने में मदद करें। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? अभी राजू उतना ही सोच रहा था कि उसके दिमाग में एक आइडिया आया। अगर गांव के लोगों को 1-2 दिन के लिए गांव के अंदर ही पानी मिल जाए तो उन्हें पानी की अहमियत का अंदाजा होगा। क्यों ना मैं गांव के अंदर पानी का टैंक ले आऊं, ताकि जब लोग पानी के टैंक से पानी लें तो उन्हें यह पता चले कि गांव में पानी आने से कितना फायदा है, और इस तरह लोगों में गांव में पानी लाने का जज्बा भी पैदा होगा। हाँ, यह ठीक है, मैं ऐसा ही करता हूँ। राजू के पास कुछ पैसे जमा थे। राजू ने इन पैसों से पानी का एक टैंक लाकर गांव में खड़ा कर दिया और ऐलान कर दिया कि जिसे भी पानी चाहिए वह आकर टैंक से फ्री में पानी ले जाए। पूरे गांव में हलचल मच गई। जब लोगों ने यह सुना तो वे भागते हुए पानी लेने के लिए आ गए। ये पानी का टैंकर मैं लेकर आया हूँ। देखो, आज पानी गांव में आया है तो गांव के सब लोग पानी लेने के लिए आ गए हैं। और जब मैंने सबको कहा था कि मेरा साथ दो, तो एक भी आदमी ने मेरा साथ नहीं दिया। अगर किसी को मेरी बात बुरी लगे तो वो यहाँ से जा सकता है। मैं आप लोगों पर ये पानी लाकर कोई एहसान नहीं कर रहा। मैं तो बस ये बताना चाहता हूँ कि आप सब लोग यहाँ मेरी वजह से नहीं, बल्कि इस पानी की वजह से आए हैं। मेरी पीठ पीछे बुराई करने वाले, कुछ समझाने जाओ तो बहस करने वाले, मुझे पागल समझने वाले, आज सब यहाँ इकट्ठा हैं। अरे लेकिन ये तो थोड़ा सा पानी है, कितने दिन इस्तेमाल कर लोगे? 1 दिन, 2 दिन, उसके बाद क्या? फिर से 3 किलोमीटर जाकर पानी लाना होगा। खुद सोचो, एक टैंकर के लिए जिसमें 1-2 दिन का पानी है, उसके लिए तुम सब साथ इकट्ठे हो सकते हो, तो 12 महीने पानी हासिल करने के लिए एक साथ क्यों नहीं इकट्ठे हो रहे? अगर पूरा गांव मिलकर सरकार के सामने आवेदन करे तो हमारे गांव रामपुर में पानी आने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, राजू बिल्कुल सही बोल रहा है। राजू की बातें गांव वालों की समझ में आ गई और पूरे गांव ने राजू का साथ देने का फैसला कर लिया। राजू, बाकी बातें तो तुम्हारी ठीक हैं, लेकिन हमारे गांव में पहले भी एक बार पानी लाने के लिए कोशिश की जा चुकी है। तब भी कुएं में एक बूंद भी पानी नहीं था। अब तुम्हें कैसे पता कि पानी निकलेगा? हमें भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। अगर उसने हमें पैदा किया है तो उसने हमें क्षमता भी दी है कि हम अपनी सुविधा के लिए कदम उठा सकें। मुझे उम्मीद है कि पानी मिल जाएगा। इसी तरह गांव के सारे पुरुष और महिलाएं राजू का साथ देने का फैसला कर गए। जब ये बात गांव के सरपंच को पता चली तो उसे राजू पर बहुत गुस्सा आया। वह सोचने लगा, पूरा गांव उसने अपनी तरफ कर लिया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो गांव वाले मुझसे ज्यादा इज्जत उसे देंगे। मुझे कुछ न कुछ करना पड़ेगा। अगले दिन जब गांव वाले मिलकर सरकार के दफ्तर गए तो उनके साथ सरपंच ने अपने भी 2 आदमी भेजे। जनाब, हम लोग रामपुर गांव से हैं। हमारे गांव में सदियों से पानी की समस्या है। हमारे गांव में पानी की एक बूंद भी नहीं है। हमारी महिलाएं दूर दराज इलाकों से पानी लाना पड़ता है। हम सब मिलकर यहाँ इकट्ठे हुए हैं ताकि हमारे गांव में पानी का कोई न कोई इंतजाम किया जाए। अभी तो अफसर मीटिंग में है, आपको कुछ देर के लिए इंतजार करना होगा। जैसे ही वह मीटिंग से फ्री होते हैं आपसे बात करेंगे। ये बात सुनते ही सरपंच ने जो आदमी भेजे थे वे सरकारी कर्मचारी के साथ बदतमीजी करने लगे। तुम लोग हमारा ही टैक्स खाते हो और हमको ही यहाँ पर इंतजार करने का बोल रहे हो।
अभी अपने अधिकारी को बाहर बुलाओ, नहीं तो यहाँ पर झगड़ा हो जाएगा। हाँ हाँ भाई, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इन लोगों को हमारी वजह से खाने को मिलता है और हम पर ही दबदबा बनाते हैं। ये बातें सुनकर राजू ने उनसे कहा, तुम लोग यहाँ पर पानी लेने के लिए आए हो या फिर लड़ने के लिए आए हो? उन्होंने इंतजार का कहा है तो हम लोग यहाँ पर इंतजार कर लेते हैं ना। तुम जैसे लोगों की हमारे गांव को कोई जरूरत नहीं है, दफा हो जाओ। गांव वालों ने मिलकर उनको वहां से निकाल दिया। जैसे तैसे बहस होने के बावजूद भी कुछ देर इंतजार करने के बाद सरकारी अफसर जब बाहर आया तो गांव वालों ने मिलकर उसके साथ बात की। राजू ने उनको अपने गांव के तमाम हालात के बारे में बता दिया। जब उसने राजू की बात सुनी तो उसने राजू से कहा, हमारे पास मजदूर नहीं है, हम ऐसा कर लेते हैं कि आप सब गांव वाले मिलकर एक कुआं खोद दो और जो जो आदमी भी कुआं खोदने में मदद करेगा उसको सरकार की तरफ से मजदूरी दी जाएगी। रोजाना की बुनियाद पर उसको दिहाड़ी दी जाएगी। ये बात सुनकर गांव वाले बहुत खुश हुए और उन्होंने हामी भर। राजू बेटा, तुम्हारी बदौलत ही आज इस गांव के लोगों में इतनी हिम्मत आई है कि ये सब लोग मिलकर पानी के लिए कोशिश करने लगे हैं। अगर एक दफा हमारे गांव में भी पानी आ गया तो बाकी गांव की तरह हमारा गांव भी खुशहाल हो जाएगा। बिल्कुल चाची, ऐसा ही होगा। देखना, कुछ ही दिनों में हमारे गांव में भी पानी होगा और फिर हमारे गांव की औरतों को दूर दूर पानी लाने की जरूरत नहीं होगी। गांव वाले मिलकर कुआं खोदना शुरू कर देते हैं। इधर जब सरपंच को यह बात पता चलती है तो सरपंच गुस्से से लहूलुहान हो जाता है। इसको तो सरकार की तरफ से भी इजाजत मिल गई, मतलब कि ये लड़का कुछ न कुछ करके ही मानेगा। ये इतनी आसानी से बाज आने वाला नहीं है, इसका कोई पक्का सॉल्यूशन निकालना होगा। राजू और गांव के लोग मिलकर सुबह से शाम तक कुआं खोदते हैं। चलो अब बस करो, गांव के सभी लोग थक चुके हैं और अंधेरा भी हो चुका है। वैसे भी एक ही दिन में कुआं खोदकर पानी नहीं मिलेगा, हमको मेहनत करना पड़ेगी। सब गांव वाले बहुत खुश थे। अब हर गांव वाले के दिल में एक उम्मीद थी कि पानी मिल जाएगा। सब लोग खुश थे और खुशी खुशी अपने घर वापस चले जाते हैं। राजू, तुमने तो बहुत अच्छा काम कर दिया है। सारा गांव तुम्हारी सिफतें कर रहा है। ये तो बहुत ही मुश्किल काम था जो तुमने बहुत आसानी से कर दिया। बस अब अगर हमारे गांव में पानी आ गया तो हमारे गांव की सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। बिल्कुल भैया, अब तो हमें सरकार की तरफ से भी इजाजत मिल चुकी है। जल्द ही हमारा गांव भी इस पानी की नेमत से नवाज दिया जाएगा। जब गांव के सभी लोग सो जाते हैं तो गांव का सरपंच अपने कुछ आदमी भेजकर वो कुआं जो कि गांव वालों ने बहुत मेहनत से खोदा था उसको वापस भरवा देता है। अरे राजू, जल्दी बाहर निकलो, आओ मेरे साथ देखो, हमारी सारी मेहनत जाया हो गई। किसी ने कुआं फिर से भर दिया है। क्या हुआ बलिया, सुबह सुबह इतना शोर क्यों मचाया हुआ है? और क्या बोल रहे हो, मुझे समझ नहीं आई तुम्हारी। राजू, जो हमने कल पूरा दिन लगाकर कुआं खोदा था, किसी ने रातों रात उसको फिर से भर दिया है। चलो आओ मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ। ये क्या बोल रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? और हमारे गांव का कोई आदमी ऐसा क्यों करेगा? आखिर पानी तो सबकी जरूरत है। गांव के सभी लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। गांव के सभी लोग बहुत ज्यादा उदास थे कि उन्होंने इतनी मेहनत से कुआं खोदा जो कि किसी ने रातों रात आकर भर दिया। लेकिन फिर भी राजू ने सबको तसल्ली देते हुए कहा, मुझे लगता है कि गांव में कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि हमारे गांव में खुशहाली आए और इसी वजह से वो हमारे काम में रुकावटें पैदा करना चाह रहे हैं। मेरे भाइयों, किसी ने भी दिल छोटा नहीं करना और दिल लगाकर काम करना है। और आज रात से कुएं की निगरानी के लिए गांव के कुछ लोग यहाँ पर रुकेंगे। जब तक कुएं का काम मुकम्मल नहीं हो जाता और हमें पानी मिल ना जाए तब तक निगरानी भी करनी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल राजू, ये तुमने बात ठीक की है। कोई ना कोई तो ऐसा है जो कि नहीं चाहता कि हमारे गांव में पानी आए। इसी वजह से उसने कुएं को बंद करवा दिया है। हम लोग यहाँ पर रखवाली किया करेंगे। ये कहकर गांव के सभी लोग फिर से काम करने के लिए शुरू हो जाते हैं और देखते ही देखते वो काफी ज्यादा कुआं खोद देते हैं। ऐसे ही कुआं खोदते हुए गांव वालों को 2 से 3 दिन गुजर जाते हैं।
गांव वाले रात दिन एक करके कुएं को खोदने की तैयारी में लगे रहते हैं। एक दिन रात को राजू का एक दोस्त राजू के पास आता है और आकर कहता है, राजू, मैंने सुना है कि स्वर्णा के माता पिता उसकी शादी करवा रहे हैं और स्वर्णा उससे शादी करना नहीं चाहती, क्योंकि अब तो सबको पता है कि हमारे गांव में भी पानी आ जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि तुम जाकर स्वर्णा के माता पिता से कुछ दिन का टाइम मांगो और मुझे उम्मीद है कि हम जल्द ही अपने गांव में भी पानी ले आएंगे। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। मैं सुबह ही उनके घर जाता हूँ और जाकर कुछ दिन का टाइम मांगता हूँ। स्वर्णा तो मेरे लिए इंतजार कर सकती है, लेकिन उसके माँ बाप, उनको मनाना पड़ेगा। अगले दिन सुबह होते ही राजू स्वर्णा के पिता के पास चला गया और जाकर कहने लगा, मैं जानता हूँ कि आपने स्वर्णा का मुझसे रिश्ता क्यों नहीं होने दिया, क्योंकि मैं रामपुर गांव से हूँ और रामपुर गांव में पानी की सुविधा नहीं है। वहां की औरतों को दूर दराज इलाकों से पानी लाना पड़ता है। लेकिन मेरा यकीन करें, मैं ये वाली सुविधा अपने गांव में लाकर रहूंगा। आप स्वर्णा का रिश्ता किसी और जगह पर न करें, बल्कि कुछ टाइम मुझे दें। अगर मैं इस टाइम में पानी न ला सका तो फिर आप बेशक जिसके साथ भी आप करना चाहें स्वर्णा का रिश्ता कर दीजिएगा, लेकिन मुझे एक मौका दीजिए। अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि तुम पानी ले आओगे? चलो बताओ, तुम बताओ मुझे कि तुम कितना टाइम चाहते हो। कितने टाइम तक तुम अपने गांव में पानी ले आओगे? मुझे सिर्फ 15 दिन का टाइम दे दीजिए। अगर मैं 15 दिन में पानी न ला सका तो फिर मैं आपके रास्ते में कभी नहीं आऊंगा। चलो ठीक है, दिया तुमको 15 दिन का टाइम। 15 दिन में अगर तुम पानी न ला सके तो मेरी बेटी स्वर्णा को जो रिश्ता आया है, मैं उस लड़के के साथ स्वर्णा की शादी करवा दूंगा। एक तरफ जहां सारा गांव पानी हासिल करने के लिए कोशिशें कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ गांव का सरपंच राजू से जलन महसूस कर रहा था और गांव वालों को किसी न किसी तरह से रोकने के लिए कोई न कोई योजना तैयार कर रहा था। जब उसका कोई भी योजना काम न